आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आपका हमारे ख़ास प्रोग्राम हेलो परवाज़ में। और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी की। प्रेगनेंसी किसी भी औरत की ज़िंदगी में एक ख़ास वक्त होता है, लेकिन इस दौरान कई औरतों को हेल्थ प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हेल्दी डाइट। कब, क्या और कितना खाएं, इन सब का बारीकी से ख्याल रखना चाहिए ताकि माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ बनी रहे। और इस पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रेखा खंडेलवाल। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120258811 और दूसरा नंबर है 9205287347। आप हमें इस पर कॉल कर सकते हैं। हमें इंतज़ार है आपके इस सवालों का। डॉक्टर रेखा, जैसे मैंने कहा आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी की। ये एक बहुत अहम वक्त होता है किसी भी औरत की ज़िंदगी में। तो अगर कोई प्रेग्नेंट है तो वो पहले तो सबसे पहले ये बताइए कि इसका क्या तरीका है, पता कैसे लगाया जाए कि कोई प्रेग्नेंट है। देखिए, जैसा कि आपने कहा, प्रेगनेंसी एक बहुत ही खूबसूरत पल होता है हर एक माँ के लिए। और इसका पता जब चलता है जब पीरियड की डेट नहीं आ पाती है, पीरियड्स ओवरड्यू हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो उस दौरान यदि यूरिन से प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाए, बहुत ही आसान तरीका है। आजकल बाज़ार में प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स मिलते हैं, आप उनसे टेस्ट कीजिए। और उसमें लाइनें होती हैं, एक लाइन है तो नेगेटिव है और 2 लाइन है तो पॉजिटिव है। वो बहुत आसान तरीका है। दूसरा एक ब्लड टेस्ट होता है जो बहुत ही कन्फर्मेटिव होता है, जिसको बीटा HCG कहते हैं। अच्छा। तीसरा टेस्ट होता है जो कि प्रेगनेंसी के 2-4 दिन ऊपर होने के बाद किया जा सकता है, वो अल्ट्रासाउंड होता है। उससे भी प्रेगनेंसी की कंफर्मेशन हो पाती है। जी, कहते हैं कि जो शुरुआती वक्त होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है, उसमें अगर अपने ख्याल रख लिया थोड़ी अच्छी तरह से तो आगे का जो वक्त है वो बड़ी आसानी से कट जाता है। तो जो शुरुआत के 3 महीने हैं उस दौरान औरतें किस तरह से अपने रखें, क्या करें और क्या नहीं करें? देखिए, शुरुआत के 3 महीने में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस अंदर होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो वो प्रेगनेंसी के दौरान जब चेंजेस होते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं लेडीज़ को। जैसे कि उनको सिर दर्द हो सकता है, कुछ स्मेल अच्छी लग सकती है, कुछ बुरी लग सकती है, उनकी टेस्ट अच्छे नहीं हो पाते हैं, कोई चीज़ खाने का मन करेगा, कुछ खाने का मन नहीं करेगा, ब्रेस्ट्स में हेवीनेस हो जाती है, पेट में हल्का हल्का दर्द हो सकता है, बार बार यूरिन आ सकता है, कॉन्स्टिपेशन, पैरों में दर्द, थकान महसूस कर सकती हैं। पर ये सारी चीज़ें बहुत टेम्परेरी होती हैं और थोड़ी देर में, थोड़े चंद महीनों में वो ठीक हो जाती हैं। जी, इसके लिए अगर मेडिकेशन की बात करें तो क्या मेडिकेशन है इसके लिए? प्रेगनेंसी की शुरुआत में हम लोग हर लेडी को फोलिक एसिड की गोली प्रिस्क्राइब करते हैं। फोलिक एसिड एक ऐसे विटामिन है जो कि एक जो हमारे होने वाला बच्चा है उसमें ब्रेन की प्रॉब्लम या कुछ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स यानी कि स्पाइन में जो होने वाले डिफेक्ट्स हैं उससे बचाता है माँ को। तो फोलिक एसिड का इस्तेमाल हम लोग हर डॉक्टर्स बताते हैं और वो डॉक्टर की सलाह से ज़रूर करना चाहिए। उसके अलावा जो वॉमिटिंग होती है, एसिडिटी होती है, उसके लिए हम लोग कुछ कुछ दवाइयाँ बताते हैं जो कि जब ज़रूरत हो तब आप ले लीजिए। जी, अगर हम मेंटल हैप्पीनेस और एक्सरसाइज की बात करें तो वो कितनी अहम है, कितनी ज़रूरी है? देखिए, शुरुआती दौर पे पेशेंट को कभी कभी डिप्रेशन भी हो सकता है। 2 कारणों से, हार्मोनल चेंज से, शरीर में एक नई चीज़ आ गई है, उसको लाने में, उसका स्वागत करने में थोड़ा टाइम लगता है। दूसरा, एंजाइटी रहती है कि पूरी प्रेगनेंसी कैसे कटेगी। तो शुरू में हो सकता है कुछ मूड स्विंग्स आएँ, कभी आप बहुत खुश महसूस करेंगी, कभी आप डिप्रेशन में महसूस करेंगी। पर इन सब से हटके आपको अपना मेंटल और फिज़िकल हेल्थ बहुत अच्छी रखनी चाहिए, ये सोच के कि जो आने वाला बच्चा है उसके लिए हम लोग शुरू से ही खुशियाँ दे पाएँ। जी, अब मैं बात करूंगी वर्किंग लेडीज़ की। जैसे जो घर में औरतें रहती हैं उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उन्हें टहलने का टाइम मिल जाता है, एक्सरसाइज का टाइम मिल जाता है, खाने पीने के लिए टाइम मिल जाता है। लेकिन जो औरतें काम कर रही हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, तो वो क्या करें?
वर्किंग लेडीज़ के लिए एक बात मैं बता दूं कि अनलेस डॉक्टर ने आपको मना किया है, वर्क करना, काम पे जाना कोई मुश्किल बात नहीं है। कुछ चीज़ों का आप ज़रूर ख्याल रखें। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी आप कोई भी इस्तेमाल कर सकती है। ऐसा नहीं है कि जी आपको कार में ही जाना है। यदि आप मेट्रो से ट्रैवल करती हैं, आप स्कूटर से ट्रैवल करती हैं, तो बहुत ही आराम से आप जा सकती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक्सरसाइज ज़रूरी है। आप जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं और जो बैठे बैठे की एक्सरसाइजेज हैं, वो तो आप ट्रैवलिंग के दौरान भी कर सकती हैं। शाम में या रात में आप टहल सकती हैं और इस तरह से अपना वर्किंग लेडीज़ को देखभाल करनी चाहिए। साथ में खाने की चीज़ें, छोटी मोटी खाने की चीज़ें अपने साथ ले जाएं, जो कि हर 2 घंटे पे आप खा सकें। यदि आप कंप्यूटर पे काम कर रही हैं तो ज़रूर बैठिए, ज़रूर चलिए थोड़ी देर के लिए। 1 घंटे की 1.5 घंटे के बाद में चलना बहुत ज़रूरी है, 5-7 मिनट के लिए, जिससे कि आपकी बॉडी का सर्कुलेशन ठीक रहेगा, आपके पैरों में बहुत ब्लड जमा नहीं होगा और सूजन भी नहीं आएगी। जी, जैसे आपने अभी कहा कि चलना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं तो कितने घंटे, अगर कोई वर्किंग है उसके पास टाइम नहीं है तो वो कितने घंटे एक्सरसाइज कर सकता है कम से कम? देखिए, इसमें घंटे या मिनट की बात नहीं होती, फिर भी एक जो ज़रूरी है दिन पर भर के लिए। आधा पौन घंटा गुड एक्सरसाइज, किसी भी तरह से योगा या वॉकिंग या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज ज़रूर करनी चाहिए। उतना टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। 5-7 मिनट अपने पूरे काम के दौरान आपको रेस्ट करने का भी टाइम मिलना चाहिए, जिसमें केवल आप आंख बंद कर की भी रेस्ट कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है आपको लेटना हो। जी, अगर किसी को शुगर है और वो प्रेग्नेंट है तो उसके होने वाले बच्चे पर उसका क्या असर होगा? देखिए, शुगर, डायबिटीज़ भारत में बहुत, समझ लीजिए आप, एपिडेमिक की तरह बीमारी है और कई लेडीज़ को जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है। उसके लिए सबसे पहले खान पान का ध्यान रखना चाहिए। जो शुगर वाली चीज़ें हैं, जो मीठे फल हैं, मिठाइयाँ हैं, शुगर है, वो बंद कर देनी चाहिए। और शुगर कम होती है लाइफस्टाइल चेंज से, एक्सरसाइज से, तो अपना उस एक्सरसाइज का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। यदि अनकंट्रोल्ड शुगर होती है तो इस पे बच्चे पे बहुत असर पड़ता है। बच्चे को मैक्रोसोमिया नाम की चीज़ होती है, यानी कि बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है और कभी कभी टाइम से पहले डिलीवरी भी करानी पड़ सकती है, नहीं तो बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। होने के बाद भी हमें बच्चे की शुगर बार बार चेक करनी पड़ती है, क्योंकि मम्मी के पेट में जो असर होता है डायबिटीज़ का, वो होने के बाद भी, पैदा होने के बाद भी रहता है। तो बार बार शुगर चेक करके जल्दी फीड्स वगैरह भी हमें शुरू करानी पड़ सकती है। जी, अगर हम खाने की बात करें तो खाना ही है जो हमारी सेहत बिगाड़ता है और खाना ही है जो हमारी सेहत बनाता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या खाएं और क्या ना खाएं, हमारी डाइट कैसी हो? देखिए, सबसे पहले तो ये ना सोचें कि प्रेगनेंसी हो गई है तो हमें डबल खाना है। खाना आपको डबल नहीं करना है, पर सुधारना है। पौष्टिक आहार, बहुत बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल डाइट लेनी चाहिए और छोटी छोटी फ्रीक्वेंट, बहुत जल्दी जल्दी आपको खाना चाहिए, हर 1-1, 2-2 घंटे पर। खाने में आप अपना बांट लीजिए। देखिए, जैसे 1 लीटर दूध के बराबर दूध और दूध के प्रोडक्ट्स, जिसमें दूध, दही, पनीर, ये होना चाहिए। दालें होनी चाहिए। आप मीट खाती हैं तो मीट, अंडा होना चाहिए और स्प्राउट्स का इस्तेमाल कीजिए। बहुत तली हुई चीज़ें, बहुत गरिष्ठ चीज़ें आप अवॉइड करें। खाने में आप सब कुछ खा सकते हैं, पर कुछ चीज़ों का हम लोग सेवन मना करते हैं, जैसे कि स्ट्रीट फूड अनहाइजीनिक भी होता है, पेट के लिए भी खराब होता है। दूसरा, पपाया और पाइनएप्पल, ये भी कहते हैं पपाया पाइनएप्पल में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे कभी कभी अबॉर्शन हो सकते हैं। हालांकि बहुत साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, पर अगर आप अवॉइड करें तो बहुत अच्छा है। रॉ फूड्स जैसे कि मीट, रॉ मीट या कच्चा अंडा, ये नहीं खाना चाहिए। फल जितने होते हैं, फ्रूट्स, सबको अच्छे से धोकर खाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आप फ्रूट्स को
15 मिनट पहले पानी में भिगो दें, फिर पोंछकर फिर खाइए। तो फल, हरी सब्जी, दालें, दूध, ये सब चीज़ें आप बैलेंस बनाकर खाइए। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है मुरादाबाद से, शादमा। हेलो। हेलो। हेलो जी, क्या सवाल है आपका? जी आपका सवाल क्या है? सवाल पूछे। जी मैम। जी मैम, मेरी शादी को 10 महीने हो गए हैं। अच्छा। जी मैम, मेरी शादी को 10 महीने हो गए हैं। देखिए शादमा, सबसे पहले आप अपने टीवी की आवाज़ बंद करिए। जी कर दी मैं। जी, सवाल बताएं। जी, मेरी शादी को ना 10 महीने हो चुके हैं, तो अभी तक ना कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई। अच्छा। और जी शादमा, देखिए, आप पहले तो इस बात को देखिए कि जो ओव्यूलेशन होता है, आपके पीरियड सही आते हैं कि नहीं, और उसमें जी उसको देखिए। उस पीरियड्स के बीच में ओव्यूलेशन का डे आता है, जिसमें अंडा बनने का दिन होता है। उन दिनों में ट्राई कीजिए, और अगर 1-2 महीने में इस तरीके से ना हो तो किसी डॉक्टर की सलाह लीजिए, वो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से गाइड करेंगे। बहुत घबराइए मत, जल्द ही आपको रिजल्ट मिलेगा यदि आप ठीक से सलाह फॉलो करेंगे। जी, डॉक्टर रेखा, इस दौरान कई सारी औरतों को बहुत सी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे कि कोई अगर प्रेग्नेंट है तो उसके बाद उसमें शुगर के जो सिम्टम्स हैं वो दिखने लगते हैं, या थायराइड बढ़ जाता है, कुछ इस तरह की और बीमारियां हो जाती हैं। तो क्या क्या ऐसी और बीमारियां हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहले प्रेगनेंसी के दौरान हम लोग जब शुरुआत में ही पेशेंट को देखते हैं तो सारे टेस्ट करवाते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि उनमें कोई कमियां तो नहीं हैं या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जिसमें हम थायराइड का भी टेस्ट करते हैं, थैलेसीमिया का भी टेस्ट करते हैं, और वायरल मार्कर्स का टेस्ट करते हैं, शुगर का टेस्ट करते हैं। यदि थायराइड की प्रॉब्लम आती है तो उसको हम शुरू से ही दवाई देकर ट्रीट करते हैं। यदि थायराइड का जो हार्मोन होता है उसको हम कंट्रोल में रखते हैं, 3 से कम में रखते हैं, तो वो बच्चे पे असर नहीं करवाता है। इसी तरह से शुगर के बारे में हमने आपको बताया कि हम शुगर टेस्ट करते हैं फास्टिंग और ग्लूकोज पिलाकर। उसके साथ में यदि शुगर की प्रॉब्लम आती है तो उसको भी डील कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें बीमारी का पहले से ही पता चल जाए तो बहुत अच्छा कंट्रोल हम कर सकते हैं, पर अगर ना पता चले तो ये प्रेगनेंसी में हमें नुकसान दे सकते हैं। जी, अक्सर देखा गया है कि प्रेगनेंसी के बाद लोगों का वज़न बढ़ने लगता है, तो इसकी क्या वजह होती है? प्रेगनेंसी के बाद लोगों का वजन बढ़ने के बहुत कारण होते हैं। सबसे पहले तो जो हमारे भारत में घी खिलाने का रिवाज है और खूब मेवा खिलाने का रिवाज है, और 40 डेज तक बिल्कुल रेस्ट करवाने का रिवाज है, उसके कारण वजन बढ़ता है। तो सबसे पहले खाने का संतुलन बनाएं, एक्टिव रहिए। जो 2-4 दिन 10 दिन डॉक्टर ने आपको रेस्ट बोला है, उसके बाद में अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़, हल्की फुल्की एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, रोज़मर्रा के काम शुरू करिए, तो आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। जी, अगर मैं सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी की बात करूं, तो अगर हम पहले का टाइम देखें तो तब ज़्यादातर नॉर्मल ही होते थे सबके बच्चे, लेकिन अब जो है अब ज़्यादातर सिजेरियन होते हैं। तो ये किस चीज़ का असर है? क्या हमारी लाइफस्टाइल का असर है, पोल्यूशन है, वो हमारी जीने का ढंग बदल गया है, खाना पीना बदल गया है, इन सब का असर है, क्या है? देखिए, ये एक बहुत बड़ी वो है कि केवल सिजेरियन ही होते हैं। जी, ऐसा नहीं है, नॉर्मल डिलीवरीज भी होती हैं। हाँ, पर ज़्यादातर केसेस सुनाई देते हैं सिजेरियन। देखिए, पहले के ज़माने में जब आप कह रही हैं कि नॉर्मल डिलीवरीज हुआ करती थी, तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी होते थे। अब कुछ केसेस में, क्योंकि हमारे पास अल्ट्रासाउंड की टेक्निक्स वगैरह हैं, तो हम लोग खुद बता देते हैं 5% केसेस में कि जी देखिए, इसमें सिजेरियन होगा, क्योंकि आवल नाल नीचे की तरफ है, या बच्चा उल्टा है, या ब्लड प्रेशर एकदम शूट कर गया है, डायबिटीज़ बढ़ गई है, तो सिजेरियन करते हैं। 95% केसेस में हम लोग नॉर्मल डिलीवरी की ही कोशिश करते हैं। उसमें से कुछ परसेंटेज में जब दर्द के दौरान पेशेंट को कुछ बच्चे ने
जैसे मेकोनियम कहते हैं उसको टट्टी कर दी है, जी। या बच्चे की धड़कन कम होने लग गई, या मदर को कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत सिजेरियन करते हैं। जी डॉक्टर रेखा, इस बारे में हम आगे भी और बात करेंगे। अभी हमारे साथ शादमा एक बार फिर से जुड़ी हैं। हेलो। हेलो जी। हेलो जी शादमा। जी शादमा। जी, मैं ये कह रही हूँ, इनकी शादी के 10 महीने हो गए हैं, लेकिन पेट जो है ना इनको चढ़ चढ़ के होते हैं। 2-2, 2.5 महीने में होते हैं इनके, और तमाम मतलब ये है कि समझती हैं कि कुछ है, और जब चेक करती हैं तो कुछ भी नहीं होता उसके अंदर। जी ठीक है। शादमा ने बताया कि इनके पीरियड्स 2-2, 2.5 महीने पर आते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि यदि आपका वज़न ज़्यादा है तो फ़ौरन उसको कम कीजिए, एक्सरसाइज शुरू कीजिए, उससे काफ़ी कुछ पीरियड्स में रेगुलरिटी आ जाती है। अपनी लोकल गायनेकोलॉजिस्ट को विज़िट कीजिए, जो कि आपका अल्ट्रासाउंड वगैरह कर हो सकता है आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज नाम की प्रॉब्लम हो, जिसका वो ट्रीटमेंट करेंगी और थायराइड वगैरह चेक करेंगी। ये सब करने के बाद में आपके हस्बैंड का चेकअप होगा और आपका इलाज हो जाएगा। जी इससे पहले हम बात कर रहे थे नॉर्मल और सिजेरियन की, कि क्या बेटर है, और पहले के लोगों का जो होता था वो नॉर्मल ज़्यादा होता था। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे पहले खूब एक्टिव रहना। हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं जो कि पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में करते हैं। जी। बढ़िया एक्टिविटी और एक बढ़िया माइंडसेट कि जी हम नॉर्मल डिलीवरी करवाना चाहते हैं और हमारी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। ये बहुत ज़्यादा फेवर करता है नॉर्मल डिलीवरीज को, और आपके मन में पॉजिटिव थिंकिंग लाता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। पर जैसा कि मैंने कहा, काफ़ी केसेस में हम नॉर्मल डिलीवरी ही करवाना चाहते हैं, पर यदि डॉक्टर कहते हैं कि किसी कारण से फॉरेन सिजेरियन करना है, तब हम लोगों को डॉक्टर की सलाह ज़रूर माननी चाहिए। लेकिन क्या इसकी ये भी वजह हो सकती है कि जैसे पहले के लोग थे, दादी नानियाँ ज़्यादा काम करवाती थी, जो सास होती थी वो बहुत ज़्यादा काम करवाती थी, आप पोछा लगाइए, आप झाड़ू लगाइए, तो इन सब में ज़्यादा मेहनत हो जाती थी। लेकिन अब जो है हम देखते हैं लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, अब कोई ना खुद झाड़ू लगाता है ना पोछा करता है, तो क्या इन सब मेहनत थोड़ी सी कम हो गई, इन सब का भी असर है? बिल्कुल असर है, मेहनत कम होने का बहुत असर है प्रेगनेंसी पर। वज़न बढ़ते जा रहे हैं, उसका भी असर है। पर यदि आप काम ना करना चाहें घर में, तो एक्सरसाइज कीजिए, एंटीनेटल क्लासेस ज्वाइन कीजिए। बात वहीं पे आती है, वो लोग भी बहुत बढ़िया एक्सरसाइज कराते हैं, तो हम लोग एंटीनेटल क्लासेस, बहुत सारे काउंसलिंग सेशंस वगैरह भी करते हैं, जिसमें एक्सरसाइज का हम आप लोगों को महत्व बताते हैं। पर चाहे घर का काम कीजिए या एक्सरसाइज कीजिए, एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। जी। बहुत सारे लोग होते हैं जो टेंशन ज़्यादा लेते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो क्या इसका क्या असर होता है बच्चे पे? हमारा हमेशा ये मानना है कि जितने बढ़िया ख्याल आप रखेंगी, जितनी पॉजिटिव थिंकिंग करेंगी, अच्छी किताबें पढ़ेंगी, अच्छे विचार लाएंगी मन में, और अच्छी कंपनी में बिना स्ट्रेस के रहेंगे, तो खुद आपका प्रेगनेंसी का पीरियड भी बहुत खूबसूरत होगा, और जो आने वाला बच्चा है उसके भी बहुत अच्छा संतुलित बच्चा बनेगा। तो मेंटल स्ट्रेस यदि बहुत ज़्यादा है तो डॉक्टर से डिस्कस कीजिए, काउंसलिंग करवाइए, उसको कम करने में डॉक्टर आपकी ज़रूर मदद करेंगे। पर वैसे भी एक बढ़िया खुशनुमा वातावरण रखिए अपने आपके आसपास में, जिससे कि बच्चा अच्छा रहे। जी डॉक्टर रेखा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर किसी मदर को थायराइड है या फिर साइनस है, तो उसके बच्चे पे इसका क्या असर होगा या कुछ असर नहीं होगा? देखिए, थायराइड का असर होता है, जी। साइनस बहुत डिफरेंट चीज़ है। हाँ। थायराइड जो हाइपोथायराइडिज्म होता है, थायराइड हार्मोन की प्रॉब्लम होती है, उससे जो यदि वो ट्रीट ना हो तो बच्चे को मेंटल प्रॉब्लम, थोड़ा जो मतलब उनकी डेवलपमेंट में डिले, उनको थोड़ी सी मानसिक प्रॉब्लम आ सकती है। तो शुरुआत के टाइम पर ही, पहले 3 महीने में ही हम लोग थायराइड का टेस्ट करते हैं, और यदि वो TSH जो ज़्यादा होता है या हाइपरथायराइडिज्म होता है, तो तुरंत इलाज शुरू कर देते हैं और उसको बीच बीच में चेक करते रहते हैं, जिससे कि TSH लेवल्स बराबर बने रहें और बच्चे पे इसका कोई गलत असर ना हो।
बच्चा होने के बाद भी हम थोड़े दिन बाद बच्चे का भी थायराइड टेस्ट करते हैं जी। यदि उसमें प्रॉब्लम होती है तो बच्चे को भी कुछ दिनों के लिए सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। इनके अलावा और कौन सी ऐसी बीमारी है जो हम कोशिश करें कि इस दौरान ना हो? बीमारी पे तो अपना बस नहीं चलता, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बीमारियां होंगी ना जो अगर हमें उस दौरान हो जाए तो उसका असर बच्चे पे भी ज़्यादा होगा। जी, बहुत सारी बीमारियां हैं जिसका बच्चे पे असर हो सकता है, जैसे मीजल्स हो जाए या रुबेला होता है, जर्मन मीजल्स, वो हो जाए, या कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ हो जाए। तो रुबेला वगैरह के लिए हम लोग प्रेगनेंसी के पहले ही टेस्ट कर लेते हैं। यदि मान लीजिए रुबेला से मदर एक्सपोज नहीं है, कहने का मतलब ये है कि बिना प्रेगनेंसी के दौरान कहीं ना कहीं मदर को रुबेला से एक्सपोजर मिल जाता है, पर यदि नहीं मिलता तो हम लोग प्रेगनेंसी के पहले प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग में रुबेला का टेस्ट करते हैं। उसमें अगर रुबेला से इम्यूनाइज नहीं है मदर तो हम उनको वैक्सीन दे देते हैं। वैक्सीन देने के बाद में 3 महीना हम इंतज़ार करने को बोलते हैं कि जिससे उनका वैक्सीन का असर आ जाए, कॉम्प्रोमाइज इम्यूनाइजेशन बढ़ जाए और फिर बच्चा होने पर उससे राहत मिलती है। इसी तरह से यदि कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ हो गई तो जी तब मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो हो ही जाती हैं, उसमें तो कुछ नहीं करा जा सकता, पर जिनसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं उनको ज़रूर प्रिवेंट करें। जी। डॉक्टर रेखा, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं कश्मीर से, गुलाम मोहम्मद। हेलो 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 जी, सवाल बताएं। हेलो जी, सवाल बताएं। सवाल मेरा ये है जी कि बच्ची मेरी है जी अबाउट 28, उसकी उम्र है, 4 साल की शादी हुई है उससे, लेकिन अभी बच्चा नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आपसे डॉक्टर साहबा से मशवरा लेना चाहता हूँ। जी। डॉक्टर रेखा, आप इनसे कुछ जानना चाहती हैं? आपने उनको किसी डॉक्टर को दिखाया? यहाँ तो दिखाया है बहुत सारे डॉक्टरों को, लेकिन फायदा कुछ हुआ नहीं। तो उन्होंने कोई ना कोई तो प्रॉब्लम बताई होगी। बच्ची में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलबत्ता वो कहते हैं कि मर्द में थोड़ी सी कमजोरी है शायद। तो देखिए, उसमें यदि उनमें कमजोरी है तो सबसे पहले उनको जो मेल स्पेशलिस्ट से, मेल इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको दिखाया जाए। वो सारी जांचें करेंगे और उनकी जो कमी है उसको दूर करेंगे। फिर भी कई बार यदि जो कीटाणु होते हैं वो कम होते हैं तो हम लोग डॉक्टर आपको IUI की सलाह देंगे या फिर इक्सी नाम की एक टेस्ट ट्यूब बेबी है उसकी सलाह देंगे, पर बिना पूरी जानकारी के हम लोग आपको इससे ज़्यादा कोई और बात नहीं बता पाएंगे। जी। अच्छा डॉक्टर रेखा, मुझे ये बताइए, जैसे हमने बात की थी नॉर्मल और सिजेरियन की, तो क्या नॉर्मल डिलीवरी से जो बच्चे पैदा होते हैं वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं? देखिए, ऐसा तो कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी से जो बच्चे पैदा हों वो ज़्यादा हेल्दी हैं और सिजेरियन से हों वो नहीं हेल्दी हैं, या नेचुरल कंसेप्शन से हों वो हेल्दी होते हैं और IVF से होने वाले में कोई प्रॉब्लम होती है। ऐसी कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, सब बराबर होता है। जी, जैसे आपने अभी IVF का नाम लिया, हम सभी जानते हैं IVF के बारे में, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो बे औलाद हैं और जिन्हें IVF के बारे में नहीं मालूम है, तो मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा उन्हें IVF के बारे में बताएं। देखिए, यदि IVF का मतलब होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये होता है कि जिन कपल्स में, जिन लोगों में हम लोग सारे इलाज करके थक चुके हैं या कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिससे बच्चा उनका नहीं हो सकता, तो हम लोग उनका जो फीमेल का अंडा होता है उसको दवाइयों द्वारा बड़े करते हैं। डॉक्टर रेखा, हमारे साथ 2 कॉलर्स जुड़ गए और वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है। सबसे पहले हमारे साथ है मैसूर से नगीना। हेलो, मेरी बात सुनो। हेलो भाई, हाँ, पेशेंट को डायबिटिक रहा तो बच्चे को भी आता है क्या? लड़की को अगर डायबिटिक को शादी कर लेगा आगे बच्चे को भी आता है क्या? लड़की डायबिटिक शुरू से है? बचपन से है वो लड़की को? बचपन से डायबिटिक है जी। देखिए, डायबिटीज फैमिलीज में रन करती है, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि बच्चे में नहीं आएगा। आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है,
पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा ना करें, वो बच्चा करने की पूरी क्षमता रखती हैं और उनको बच्चा करना चाहिए। जी, एक कॉलर हमारे साथ और है कश्मीर से, अल्ताफ। हेलो हेलो जी अल्ताफ जी, क्या सवाल है आपका? मेरी बेटी है, उसकी उम्र है 20 साल। उसका मेंसेस पीरियड जब होता है उसको बहुत एक्यूट पेन होती है, एक्यूट पेन होती है और बहुत ब्लीडिंग ज्यादा होती है। अच्छा। 2-3 दिन मैंने उसको बहुत से डॉक्टरों को दिखाया लेकिन उसमें कुछ फर्क नहीं आया। जी नहीं, तो आप जब होती है उनको ब्लीडिंग और पेन तो हर बार होती है या कभी कभी होती है? नहीं, हर महीने होती है, हर महीने होती है। तो डॉक्टरों ने कोई खराबी नहीं बताई है? नहीं, अल्ट्रासाउंड किया, डॉक्टर ने बताया ये ठीक है। तो उसमें यही करना चाहिए कि एक तो उनके खान पान का ध्यान रखिए, जिससे वो जिनको जब ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, वो दूर हो जाए। और कुछ दवाइयाँ आती हैं जो आपको डॉक्टर बताएंगे, जो पीरियड्स होने के साथ साथ शुरू कर दीजिए तो उनको ये तकलीफ़ कम होगी। थोड़े दिन में अक्सर ये तकलीफ़ ठीक हो जाती है। जी डॉक्टर रेखा, आप यहाँ पर आई और तमाम सवालों के आपने जवाब दिए, हमारे कॉलर से बात की, उनके सवालों के जवाब दिए। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, कल हेलो परवाज़ में हमारे साथ होंगी ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रजिंदर कौर, जो हमें ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताएंगी। तो देखना मत भूलिएगा हेलो परवाज़। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।